हम सभी उनसे परिचित हैं, उनकी रचनाओं से परिचित हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारा पाठक समूह हमारे साथ इस रूप में भी जुड़ा है कि जो शायद उनसे उस रूप में बहुत ज़्यादा परिचित ना हो, तो एक औपचारिकता के रूप में उनके परिचय के साथ आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। शिवराज सिंह बेचैन जी की आत्मकथा मेरा बचपन मेरे कंधों पर खासी चर्चित रही। पाठकों के बीच इसे काफ़ी सराहा गया। हम जैसे बच्चे और हम आने वाली कई पीढ़ियाँ, मुझे लगता है, उससे प्रेरणा ग्रहण कर रही हैं और करती रहेंगी। इसका अंग्रेजी में माई चाइल्डहुड ऑन माई शोल्डर्स तहलका में 35 किस्तें प्रकाशित हुई। इसके अलावा जर्मन, मराठी और कई अन्य देशी विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। इसके साथ ही उनका कहानी संग्रह भरोसे की बहन और मेरी प्रिय कहानियाँ खासा चर्चित रहा। उनके कविता संग्रह क्रोध हूँ मैं, नई फसल, भोर के अंधेरे में, चमार की चाय काफ़ी लोकप्रिय कविता संग्रह रहे हैं। हिंदी दलित पत्रकारिता पर पत्रकार अम्बेडकर का प्रभाव, दलित एकल वर्ग के उपन्यासों में दलित समस्या और समाधान। इस तरह की जब हम पढ़ रहे हैं तो उनमें साहित्य के क्षेत्र में लगातार उनका कार्य निरंतर जारी है, सक्रिय भूमिका उनकी बनी रही है। एक पत्रकार के तौर पर, एक साहित्यकार के तौर पर, एक आलोचक के तौर पर आप निरंतर उनको सक्रिय रूप में पढ़ते सुनते रहते हैं। आपने इंटरनेशनली लिटरेरी अवार्ड यूएसए 3rd अम्बेडकर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पेरिस में प्राप्त किया। सुब्रमण्यम भारती सम्मान से आप सम्मानित हुए हैं। नेशनल अम्बेडकर अवार्ड, संतराम बीर स्मृति सम्मान आदि कई सम्मानों से आप सम्मानित होते रहे हैं। इसके साथ ही सर सबसे महत्वपूर्ण बात इस परिचय के साथ, आपके पाठक ही मुझे लगता है आपके सबसे बड़े सम्मान है। एक बहुत बड़ी संख्या जो है यहाँ पर इकट्ठी है और सब जानना चाहते हैं इस नई कहानी संग्रह के बारे में। हालांकि इस कहानी संग्रह को लगातार इस बीच पढ़ा जाता रहा है, इस पर काफ़ी चर्चा होती रही है। पहला जो शुरुआती प्रश्न जो मैं करना चाहूँगी सर, कहानी संग्रह का जो शीर्षक है हाथ तो उग ही आते हैं, बहुत रोचक शीर्षक है। एकदम से पाठक जो है वो आकर्षित होता है, इसका जो पहला पृष्ठ है वही आकर्षित करता है। तो इसके पीछे क्या कारण रहा सर? आप इसी सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि इस पुस्तक की चर्चा में शामिल होने के लिए आप इतनी बड़ी तादाद में आए हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आपका लगाव है, आपका साहित्य के प्रति लगाव है, मुझसे भी थोड़ा बहुत आपका लगाव है, वो सब महसूस कर रहा हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। मनोराज जी ने जो बात कही, इसके हाथ तो उगाते हैं शीर्षक के बारे में, इसमें मुझे ये कहना है कि आप सब साहित्य के विद्यार्थी हैं, साहित्य के मर्मज्ञ हैं। इसकी प्रतीकात्मकता आपको दिखाई पड़ रही होगी, महसूस कर रहे होंगे। और ये एक रूपक है, एक अन्योक्ति है जिसके माध्यम से ये बात कही गई है कि हाथ तो उगी आते हैं। इसके कई अर्थ हैं। एक तो उस पात्र को जिसका हाथ, जिस बच्चे का हाथ कट गया है, उसकी माँ उसको ढाढ़स देती है, आश्वस्त करती है, उसको धीरज देती है कि हाथ जिस तरह से पेड़ पौधे उगते हैं वो आता है। और इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि जो कुछ करना चाहते हैं वो लोग कहीं से भी पैदा हो सकते हैं। हाथ इस बात का प्रतीक है, श्रम का, विकास का। और उगने का सीधा मतलब है कि हाथ कुछ देने आ रहे हैं, हाथ सक्रिय हैं तो हम कुछ कर रहे हैं, हाथ सबल हैं, हाथ जीवंत हैं, हाथ उग रहे हैं, यानी हाथों से कुछ हो रहा है। ये एक सकारात्मक सोच, एक सकारात्मक रूपक इसमें दिया गया है। बाकी आप कहानी पढ़े होंगे या पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि इसके पीछे जो कहानी की कथा है उसमें तो सीधी सी बात है कि एक श्रमिक महिला है जो घर में मजदूरी करती है, घर का काम करती है, घरेलू महिला है, और उसके बच्चे का हाथ जो है वो मालकिन के बच्चे की गाड़ी से कुचल जाता है और वो काटना पड़ता है। और उसको वो फिर किस तरह से कहानी बुनी गई है वो आप उसमें पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। लेकिन निष्कर्ष तौर पर यही बात है
कि ये किसी भी हाल में किस मृत्यु के नज़दीक भी अगर हैं तब भी हमें एक उम्मीद जगाने वाली कहानी है। एक आशा रहती है कि हाँ, जो हमसे हमसे खत्म हो गया है, हमारे पास से यानी हाथ जैसी चीज़ नहीं है, वो भी उगाएंगे। तो ऐसा आश्वासन एक कहानी देती है जो बहुत सारे लोगों को एक सकारात्मक सोच की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कहानी संग्रह की भूमिका मुझे लगता है इसका सबसे दमदार पक्ष है। कहानियाँ तो आपको बहुत जब आप पढ़ेंगे तो आपके साथ रूबरू होंगी ही, भूमिका के साथ, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे शोधार्थी और आलोचक यहाँ पर और विद्वान भी मौजूद हैं, भूमिका भी अपने साथ बांधने का दम रखती है। मुझे लगता है जब मैं सर से ये सवाल कर रही थी कि कहानी संग्रह का ये जब उन्होंने हाथ तो घी आते हैं क्यों रखा, तो उसके साथ में इस कहानी का समर्पण पढ़ दूँ यहाँ, और आपको समझ भी शायद आ जाएगा। समर्पण पढ़ने से भी समझ में आ जाता है कि इस कहानी संग्रह का ये नाम रखने के पीछे कितनी बड़ी सार्थकता हो सकती है। उन सभी को जिन्होंने टूटते दिलों को, कटे हुए हाथों को, रिश्ते नातों को जोड़ने के उपक्रम किए हैं, कोरोना महामारी के मारों को, अनाथों को, काम खोए कामगारों को दिल खोल कर हाथ बढ़ाकर सहारा दिया है, और आखिर इंसान का इंसानियत के प्रति विश्वास टूटने नहीं दिया है। तो बहुत सुंदर समर्पण है, बहुत सुंदर भूमिका, बहुत गहन भूमिका के साथ कहानी संग्रह आपके सामने आता है। सर, इससे पूर्व हम आपके 2 कहानी संग्रह पढ़ चुके हैं। इस कहानी संग्रह के साथ आप वो कौन सी नई बातें हैं या किन नए विचारों के साथ पाठकों के सामने आते हैं? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं ये बताना चाहूँगा कि बाबा साहब ने भारतीय समाज का एक रूपक वो नाटक में दिया था। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज जो है वो एक बहुमंजिली इमारत की तरह है, और जिसमें अनेक तल हैं, और एक तल का व्यक्ति दूसरे तल के व्यक्ति से कोई संबंध नहीं रखता। इसका मतलब यह है कि हमारा समाज जिन धर्मों जातियों में विभक्त है, उसकी समस्या यह है कि बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन ही नहीं करते। यानी आप देखेंगे कि जो वंचित समाज है, उनके गांव में घर मोहल्ले अलग रहते हैं, उनके दुख सुख में कोई शामिल नहीं होता है। तो अब जो उस वर्ग की वो जो भारत का चौथाई से अधिक हिस्सा है, वो हर कहानी से गायब था, हर कविता से गायब था, हर विचारधारा से गायब था, उसको लाने की कोशिश हुई है। तो जो अलग तल है, उस अलग तल से, यानी जिसमें करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोगों का जीवन है, वंचितों का, उस तरफ से जब ये विषय वस्तु आनी शुरू हुई, इसे आप कहेंगे दलित साहित्य का पूरा आंदोलन ही इस बात पर हुआ कि वही वो साहित्य में अपनी अभिव्यक्ति, अपने अनुभव और अपनी जो कार्यशीलता है उसको लाएंगे, अपनी अभिव्यक्ति को लाएंगे। और जिन देशों में तरक्की की, चाहे आप अमेरिका को ले लीजिए या रशिया को ले लीजिए, वहाँ जो मेहनतकश लोग हैं, उनकी रचनाएं जब आती हैं, मेहनतकशों से जुड़कर आती हैं और उस अनुभव को लेके आती हैं। आप जानेंगे कि मैं बेशक इन दिनों अध्यापक हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे श्रम किए हैं। मैं किसानों के साथ जुड़ा हूँ, मजदूरों के साथ जुड़ा हूँ, खुद बाल श्रम करके आया हूँ। तो वो जो श्रम मेरे अंदर है, उस श्रम ने मुझे एक दृष्टि दी है, और वो उस दृष्टि से मैं श्रम करने वाले लोगों की समस्याओं को अच्छी तरह समझ सकता हूँ, ज़्यादा समझ सकता हूँ और उस पर लिख सकता हूँ। तो मैं उन अनुभवों को ला रहा हूँ जो अनुभव पहले नहीं आए। इसको आप नई बात कह सकते। बिल्कुल सही कहा सर आपने। नई सकारात्मक और हाथ बढ़ाकर काम करने की प्रवृत्ति, हाथ मिलाकर समरसता के साथ आगे बढ़ने की प्रवृत्ति इस संग्रह में तो नजर आती ही है, क्योंकि मनुष्यता और मुक्ति का मार्ग मुझे लगता है एक ही होगा। और कहानियों से गुजरते हुए लगातार इस बात को हम महसूस भी करते हैं। कहानी संग्रह की सर पहली ही कहानी घूंघट था क्या, बहुत मार्मिक कहानी भी है, उसका शीर्षक भी आकर्षित करता है और खासी चर्चित भी रही। मैं इस रूप में, क्योंकि मैंने भी उस कहानी को पढ़ा, तो थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हुए उस प्रश्न पर जाना चाहूँगी। घूंघट हटा था कहानी या बाकी कहानियों को भी संग्रह की अगर आप विशेषता पूछें मुझसे, तो सबसे बड़ी विशेषता मुझे ये लगती है कि इस कहानी संग्रह में लगभग सभी कहानियाँ स्त्री या दलित स्त्री की बात को केंद्र में रखते हुए आगे बढ़ती हैं। लगभग सभी कहानियों में उस पर बात हुई है।
तो घूंघट हटाता कहानी भी इसी तरह से एक स्त्री की समस्याएं क्या हो सकती है, कैसे बाल विवाह होता है और आगे किस तरह की समस्याओं को उसको झेलना होता है। कहानी इस पृष्ठभूमि के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाठक के मन को छू जाता है सर, वो बच्चू, वो छोटा बालक, जो दलित बालक है, जो विवाह के साथ वहाँ जाता है लेकिन उसके बाद वहाँ से निकल नहीं पाता। उस बच्ची का तो की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद उसको छोड़ा नहीं जाता, एक बाल मजदूर के रूप में उसको घर पे रख लिया जाता है। कहानी पढ़ते हुए सर कई बार हमें आपकी आत्मकथा की भी याद आती है। वो बाल श्रम, वो बाल शोषण, जिस तरह से श्रम के साथ शोषण जुड़ा हुआ है दलित बचपन का, वो भी वहाँ देखने को मिलता है। तो एक साथ कहानी में कई आयाम पाठकों को प्रभावित करते हैं। कहानी के अंत में लगभग एक, क्योंकि सर की कहानियों को पढ़ते हुए, शिवराज सिंह बेचैन की कहानियों को पढ़ते हुए आपको एक लोकमन भी लगातार उनकी कहानियों में देखने को मिलता है। कविताओं में तो वो लोकमन है ही, कहानियों में भी आपको वो लोकमन देखने को मिलता है। एक पंक्ति के साथ सवाल पर जाऊंगी। घूंघट घुटन को नाम री बहना, चांद का जैसे जेल में रहना, नथ झुमका हार हसलिया, घूंघट से आज़ादी अच्छी, बेमतलब का सारा गहना, घूंघट घुटन को नाम री बहना। तो सर सही कहा आपने, घूंघट यहाँ प्रतीकात्मक भी है। जो बालक है वो घूंघट के अंदर उस दुल्हन को देख नहीं पाता, अंत तक इच्छा बनी रहती है कि शायद उसमें क्या है वो देख पाए। मुझे लगता है ये प्रतीकात्मक भी है कि दलित बचपन उन सुविधाओं को जो घूंघट में उसके लिए छिपा दी गई हैं, उन संसाधनों तक भी वो नहीं पहुंच पाता। सर मैं जानना चाहूँगी इस कहानी के पीछे, ये तो हमारे आयाम जब हम पढ़ रहे हैं, आप किस तरह से इस कहानी को सर लिखते हुए किस मानसिकता या किस रचना प्रक्रिया से गुजरे? ऐसा था, एक महिला पत्रकार ने मुझसे कहा, कि सर आप महिलाओं पर अक्सर लिखते रहते हैं, कोई महिला जीवन पर आपकी कहानी मिलनी चाहिए, और वो एक पत्रिका, महिलाओं की पत्रिका उसके लिए। तो मैंने, हालांकि घटनाएं आप जानते हैं कि लेखक उनको इलाज करता है, घटना थी मेरे जहन में, लेकिन उसका विस्तार फिर मैंने कहानी के रूप में किया। एक बात तो आप जानते ही होंगे कि जो चीज़ें दबाई जाती हैं उसे अधिक देखने की जिज्ञासा पैदा होती है, या जिससे रोका जाता है। अब आप देखिए कि अगर यहाँ भी कोई घूंघट करके निकल रही हो औरत इतने बड़े शहर में, तब भी कोई उसे देखना चाहेगा, और जिसने पर्दा ऐसे गए उसने किसी पर देखा, एक नज़र पे चलेगा। तो ये एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा उस पात्र में है जो स्वाभाविक है। और मैं आपको एक घटना बताता हूँ। मैं शायद 9th में पढ़ रहा हूँगा। मेरे पड़ोस में हमारे एक रामचरण नाम के हमारे तहेरे भाई की शादी हुई थी। उसकी बीवी को उससे हम कहते थे, बैलगाड़ी की छोटी जो गाड़ी होती है उससे उसको लेके आना था लहरू से, वहाँ से जो है चुनावी से। अब उसमें जो हम 2-3 लड़के गए थे, उसमें यह था कि वो भाभी कैसी है ये देखे कैसे। अब वो बैठ गई, आगे पूरा यहाँ तक ढक लिया। तो हमने रास्ते में एक वो बनाया अपने प्लान के कैसे घूंघट हट सकता है। तो वहाँ एक परिजन जमीन थी, तो हमने कहना शुरू किया, देखो हमारे यहाँ ये बहुत अच्छी बात है कि हवाई जहाज यहीं उतर जाता है, देखो वो उतरने वाला है। और बस की आवाज़ थी, लेकिन वो कहते देखो हवाई जहाज उतरने वाला है। और उसने फटाफट घूंघट हटाया, तो उसने सोचा मैं भी देखूँ या कहाँ हवाई जहाज उतरने वाला है। तो ये जो है बच्चों में या किसी में भी ये जिज्ञासा रहती है। कुदरत ने सूरतें ऐसी दी हैं कि जिन्हें देखने की इच्छा होती है, स्वाभाविक मनुष्य का की प्रवृत्ति है। तो एक बात तो ये है कि वो जो जिज्ञासा वाली बात है। दूसरा यह है कि उसमें एक स्वाभाविक प्रेम भी है। और तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो कुमेल विवाह है या लड़कियों की अनचाही शादियाँ होती हैं, और फिर वो सिर्फ एक इस्तेमाल की वस्तु के रूप में रखी जाती हैं। उन्हें कोई उस तरह की अहमियत नहीं मिलती, कुछ नागरिकता, पारिवारिक जो सदस्य की वो हैसियत है। तो कहा प्रेम जाता है, लेकिन
जो सामंती समाज रहा है, जैसे राजाओं के, नवाबों के, जमींदारों के 10 बीवियाँ, 50 बीवियाँ, 100 बीवियाँ, जिसके ज़्यादा बीवियाँ उतना बड़ा आदमी, तो वो जो व्यवस्था है उसका ही गिरता हुआ रूप उसमें आया है। लेकिन ये भी समाज का कठोर सत्य है कि ये कुमेल विवाह के परिणाम ऐसे होते हैं। और उसमें जो मेरी मैं तारीफ नहीं करूँगा, जो भाषा अपने आप बनती चली गई है, वो आप वो पढ़ते ही है ना कि उसने कहा था, उसमें जैसा लगाव वो दिखाई पड़ता है कि भाई सिर्फ उसने कहा था इसलिए वो लड़का मर जाता है। हाँ, वो कहानी को पढ़ते हुए हाँ। सर उसने कहा था कि एक मार्मिकता बिल्कुल लगता है कि हाँ, वैसा ही और अब इसमें भी लड़के को सिर्फ उसे देखने की इच्छा के लिए वो जब वो गुजर जाती है तब भी वो यही बात कहता रहता है, और जब वो वहाँ काम करता है तब भी लगातार कोशिश करता है कि भाई मेरी मालकिन आई है, मैं देखूँ तो सही कैसी है, तो आखिर उसे देखने को नहीं मिलता। कहानी सही कहा सर ने। हाँ, उसने कहा था कहानी की जो एक प्रेम की व्यापकता की बात हो रही होती है, वो यहाँ भी एक शुद्ध वैसा ही एक चित्रण आपको मिलता है। कहानी को पढ़ते हुए मेरा अनुभव सर रहा, मैं साझा करना चाहूँगी यहाँ पाठकों से कि टेलीफिल्म के सारे गुण इस कहानी में मौजूद हैं। बिल्कुल चित्रात्मक विजुअल्स आपके सामने आते हैं। अगर उस पर कोई टेलीफिल्म बनाई जाए तो निश्चित रूप से वो बहुत सफल और सार्थक टेलीफिल्म भी बनेगी, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं सर। और कहानी के साथ जो मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूँगी सर, जो दलित बचपन था जो वहाँ जुड़ा हुआ था बच्चों के रूप में, वो भी कहीं ना कहीं संसाधनों से विहीन, और उस घूंघट के पीछे की बात तो हो ही रही है, लेकिन वो संसाधन भी उससे कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं। आज भी हम दलित बचपन को इसी तरह मजबूरी में या कहीं ना कहीं परेशान होता हुआ देखते हैं। तो जीवन जब सर हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो अभी भी आप किस तरह से उस दलित बचपन को देख रहे हैं? उन्नत ऐसा है कि चाहे वो कहानियों में आ रहा हो, आत्मकथाओं में आ रहा हो या कविताओं में आ रहा हो, दलित बचपन तो संघर्ष से भरा हुआ है। ये एक हमारी समाज व्यवस्था इसका कारण है, हमारी बौद्धिकता भी इसमें हो रखी है, उसका भी एक जिम्मेदारी बौद्धिकता की भी बनती है कि जो बच्चा किसी भी वर्ग का हो वो देश का होता है। और अगर किसी देश का उत्थान होता है, किसी समाज का उत्थान होता है, तो सबसे पहले उसे बच्चे को संभालना होता है, क्योंकि बच्चे ही भविष्य बनते हैं, बच्चे ही राष्ट्र निर्माण करते हैं और बच्चे ही संभावनाशील होते हैं। कोई किसी बुजुर्ग पर अधिक ध्यान, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी उपेक्षा की जाए, लेकिन बच्चा जो नया पौधा है उसको सींचना बहुत ज़रूरी है, उसको पोषण मिलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि दलित बच्चों को यह नहीं मिल पा रहा है। और ऐसा बच्चा जिसमें शिवराज सिंह बेचैन है बचपन का, उसकी तो कहानी ही अलग है, आप समझ सकते हैं। क्योंकि माता पिता होकर भी अगर कोई गरीब है तो बच्चा संकट झेलता है, शिक्षा नहीं हो पाती और भी बहुत सारी उसके सामने समस्याएँ आती है। लेकिन जिसका पिता नहीं हो, फिर जिसकी माँ भी गुजर जाए, जिसके पास कोई आय का साधन नहीं हो, और जबकि भारत का संविधान कहता है कि 14 साल तक के बच्चे का किसी प्रकार का शोषण नहीं किया जा सकता, उसको किसी ऐसे कार्य में नहीं लगाया जा सकता जिससे उसकी शारीरिक क्षति हो। और यहाँ तो आप देखेंगे कि मैं 14 साल की उम्र तक तो स्कूल का ही मुझे देखने को नहीं मिला। जब पढ़ने जाता हूँ आप देखिए कि वो भी एक बार छठी का घर बैठे बैठे इम्तहान दे आए तो वो उसमें भी पास हो गए थे, लेकिन एक दिन भी स्कूल नहीं गए। और वो जब 8वीं में सीधा एडमिशन मिला तो वो सर्टिफिकेट काम कर गया, क्योंकि प्रेमपाल सिंह जो अध्यापक थे उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा दाखिला तो हो सकता है 8वीं में, लेकिन छठी का सर्टिफिकेट चाहिए, तुमने पास की थी। मैंने कहा पास फेल का था पता नहीं, इम्तहान लिख दिया था, हम स्कूल में पूछ लेंगे। अब गए थे, उन्होंने निकाल के दे दिया कि तुम तो पास हो गए थे, लेकिन तुम तो पढ़ने ही नहीं आए। तो मैंने कहा तब नहीं आए तो नहीं आए। फिर वो उसको लेके एडमिशन हुआ था हमारा, और वो जब एडमिशन भी हो गया तो अब उस अध्यापक का मैं ऋणी भी हूँ। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी समस्या ये थी, वो सोचते इसलिए भी थे कि उन्हें लगता था कि ये कोई रेगुलर पढ़ा हुआ स्टूडेंट तो है नहीं, इसका कोई फ्यूचर तो है नहीं, तो इसके मन बहलाने के लिए ठीक है एडमिशन है, बाकी घर पे काम करता रहे। तो वो उन्होंने वहाँ भी नहीं पढ़ने दिया। लेकिन पढ़ने की जो लगन थी वो कहीं ना कहीं से समय निकालना, कुछ ना कुछ करके पढ़ना, तो इस तरह से। लेकिन
दुर्भाग्य यह है हमारे देश का कि अभी भी बड़ी संख्या में बच्चे खासकर ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा से वंचित हो रहे हैं और शिक्षा की बजाय दूसरे कामों में वो लगते चले जा रहे हैं। और जिस गति से विकास होना चाहिए, क्योंकि बिना शिक्षा के तो कोई कल्याण हो नहीं सकता, और वो नहीं है, तो मुझे तो लगता है कि कितने स्वराज अभी भटक रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने, बहुत सारे स्वराज भटक रहे हैं और मुझे लगता है कि एक स्वराज ने हम लोगों को, कई लोगों को रास्ता भी दिखाया है, भटकते हुए लोगों को रास्ता भी दिखाया है। जब हम हाथ तो उठे आते हैं, कहानी पर बात कर रहे हैं, कहानी संग्रह पे बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उनकी आत्मकथा पर चर्चा अपने आप हो जाती है, क्योंकि इन कहानियों में भी कहीं ना कहीं उनका बचपन, उनका जीवन भी अपने आप ही झलकता है। तो सर, आपकी आत्मकथा से ना जाने कितने बचपन जो थे, जब हम बहुत सारे संसाधनों के बीच पढ़ रहे हैं, उस बीच भी छात्र जब लगता है कि अब कहीं हम भटक रहे हैं, कहीं अंधेरे में जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आत्मकथा पढ़कर वापस उजाले की तरफ, वापस संघर्ष के लिए फिर से एक माध्यम मिलता है। संग्रह को पढ़ते हुए भी लगातार आप ऐसा ही महसूस करेंगे। कहानियाँ पढ़ते हुए आपको लगेगा कि सच में हाथ उग रहे हैं। ये जो सकारात्मकता है वो लगातार इस संग्रह के साथ बनी रहती है कि आप हाथ बढ़ाइए, आपका हाथ बढ़ रहा है, आप हाथ के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये संभावना, ये सृजनशीलता भी लगातार इस संग्रह के साथ में आपको पढ़ने को मिलेगी। सर, अगली कहानी जो है, इसमें अहम शक्ल कहानी, वो इस संग्रह की सबसे लंबी कहानी है और मुझे लगता है उसमें लघु उपन्यास होने के भी सारे गुण मौजूद हैं। मैं कहानी की रचना प्रक्रिया पर तो बात करूंगी ही, क्योंकि इस कहानी को पढ़ते हुए मुझे लघु उपन्यास और उपन्यास के सारे उसमें तत्व नजर आते हैं। मेरा सवाल सर ये है कि हम क्या आने वाले समय में क्या जल्द ही आपका कोई उपन्यास भी पढ़ेंगे, क्योंकि इस कहानी के साथ मुझे वो उपन्यास के एक दर्शन नजर आते हैं वहाँ पर। ऐसा है कि मेरा इरादा इसे उपन्यास ही बनाने का था, बल्कि एक कहानी मैंने इसमें से रोकी है। मेरे छात्र जानते हैं, अच्छे बैठे हैं, जानते हैं, 105 पृष्ठ की वो कहानी थी और मुझे लगा तो कि वो तो उपन्यास ही है, और ये भी कहानी लंबी हो गई और निश्चित तौर पर इसे उपन्यास बनाने का इरादा था। कई अधूरे उपन्यास मेरे पढ़े हैं और मैं जब तक मुतमईन नहीं होता, मुझे तसल्ली नहीं होती, तब तक मैं प्रकाशक को देता नहीं। और कई बार मेरे सामने समस्या ये आ जाती है कि मैंने अगर उनको पकड़ा दिया तो उनका दबाव रहता है, अब इसे छाप दें। जैसे आत्मकथा बाड़ी में है, सेकंड भाग जो है, और अरुण जी का स्टाफ कह रहा था कि बोले मेले में ला रहा है, मेले में ला रहा है, और मैं फिर दबा के बैठ गया। मैंने कहा ये हड़बड़ाहट में मैं नहीं करूँगा। तो मेरे साथ ये है समस्या कि मैं थोड़ा समय लेता हूँ और चीज़ों को बार बार रचता हूँ। मेरे सामने ये भी समस्या है कि मुझे वो देते हैं कि प्रूफ देखिए, और मैं उसमें काफ़ी कुछ ऐड कर देता हूँ या उससे डिलीट कर देता हूँ, उसको एडिट कर देता हूँ। और मुझे लगता है कि ये बात जो मैंने अभी कही थी, ये इन शब्दों में सही नहीं है, प्रभावी नहीं है, या ये अपने को ठीक से व्यक्त नहीं कर रही है घटना को, तो फिर मैं उसको बदलता रहता हूँ। तो ये तो उम्मीद कीजिए कि एक क्यों नहीं कई उपन्यास आने चाहिए, और आत्मकथा भी आएगी। जो पढ़ा है उसको संभालेंगे, आप लोगों सहयोग करेंगे, आप लोगों की मदद से सब हो जाएगा। निश्चित तौर से सर, हम सबको इंतजार रहेगा कि आत्मकथा का आपके और उपन्यास का भी, क्योंकि इसमें लगातार उपन्यास के दर्शन हो रहे हैं। समय क्योंकि बहुत कम बचा है, मैं चाहूँगी कि हम आगे अपनी बात में रखूँ उससे पहले हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पर साथी जुड़े हुए हैं। किसी का कोई सवाल हो तो आमंत्रित है। पाठ्यक्रम में दलित साहित्य के आने से साहित्य के जो स्वरूप है उसमें क्या प्रभाव पड़ा? पाठ्यक्रम में जब कोई साहित्य आता है तो एक तरह से वो कसौटी पर आ जाता है, और तुलनात्मक दृष्टि से छात्र भी देखते हैं, आलोचक भी देखते हैं, शिक्षक भी देखते हैं। और चूँकि हमारा पाठ्यक्रम अब विविधता की ओर आया है, अलग अलग तरह की चीज़ें आई हैं, ये अस्मिता विमर्श भी आया था, उसमें दलित साहित्य आया है, स्त्रियों का भी साहित्य आया है, तो इससे लाभ ये हुआ
कि लोगों को और अधिक समाज के नज़दीक जाने का मौका मिला और अधिक जानने का मौका मिला। और छात्रों को भी, बहुत से छात्र जब वो दलित कहानी पढ़ते हैं या दलित आत्मकथा पढ़ते हैं तो वो फटाक से कहते हैं कि ये तो ऐसा ही होता है हमारे गांव में, अभी भी यही होता है। तो इसका मतलब ये है कि वो उससे उस स्थिति को कनेक्ट करते हैं और जोड़ पाते हैं अपने आप को, और वो ये पाते हैं कि जो हमारे गांव में या हमारे देश में हो रहा है हमें यहाँ समझने का मौका मिल रहा है, हमें उसे डिस्कस करने का मौका मिल रहा है। मुझे एक घटना याद आ रही है, जूठन की जो अनुवाद का है, क्या नाम है, अरुण प्रभाकर जी, वो टोरंटो में रहती हैं कनाडा में। वो हमारे यहाँ जेएनयू में आया करती थी। तो एक दिन हमारे घर आए तो उन्होंने कहा कि मैं सागर विश्वविद्यालय गई थी और मैंने वहाँ ये पाया कि हमारे शिक्षक अपना दायित्व नहीं निभाते। तो हमने कहा क्या दायित्व होता है शिक्षक का? तो उन्होंने कहा शिक्षक का दायित्व ये है कि अगर साहित्य का शिक्षक है तो साहित्य में नया क्या हो रहा है उससे शिक्षक सहमत है या असहमत है वो अलग बात है। उसका कर्तव्य है कि नई सूचनाएं बच्चों को दे। इस प्रकार का साहित्य आ रहा है, इस प्रकार की घटनाएं साहित्य में लिखी जा रही है, साहित्य में ये परिवर्तन हुआ है या साहित्य में ये कुछ नया जुड़ा है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे शिक्षक बताते कम और छिपाते अधिक हैं। तो ये उनकी टिप्पणी मुझे अक्सर याद आ जाती है कि हम आसपास पाते हैं कि हमारे शिक्षक भी बच्चों को खुला नहीं छोड़ते। ये बच्चा तय कर लेगा कि उसको कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी बुरी है। बच्चे को देश में जितनी भी प्रकार की रचनाएं हैं या जितने प्रकार के विचार आ रहे हैं उससे अवगत कराएं। बाकी बच्चे का विवेक है कि वो किसको ग्रहण करता है किसको नहीं ग्रहण करता है। तो वो परिवर्तन आ रहा है और ये पिछले 10-12 साल में तो काफ़ी तेज़ी से, चूँकि केवल हमारे देश के विश्वविद्यालय नहीं विदेशों के विश्वविद्यालयों में भी दलित साहित्य और ब्लैक लिटरेचर ये काफ़ी मात्रा में आया है। खुद मेरी आत्मकथा जो अंग्रेजी का अनुवाद है वो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, आप लोगों को शायद पता होगा। और जो पढ़ाती हैं शिक्षिका भारत की हैं, उन्होंने लंबा इंटरव्यू भी किया है। और मुझे किसी ने बताया कि वो चाइना में भी वो कोर्स में लगी हुई है। तो दूसरे देशों में भी चीज़ें जा रही हैं और वो हर कोई देश को समझना चाहता है। अब जैसे मैक्सिम गोर्की थे, मैक्सिम गोर्की तो रशिया में हो, लेकिन हमारे देश में भी उनका बचपन ऐसे पढ़ा गया कि सब हमारे दीवाने थे सब लोग। वो एक समय हमने भी वो खूब पढ़ी, मेरे विश्वविद्यालय मेरा बचपन। तो रचना किसी एक व्यक्ति की रह नहीं जाती है। लेखक जब लिखने के छोड़ने के बाद वो समाज की, देश की, दुनिया की चीज़ हो जाती है। अब ये कहानी संग्रह मेरा नहीं रह गया, जो पढ़ रहा है उसका है, चाहे वो भारत का हो, देश का हो, किसी धर्म जाति का हो। रचना में कुछ ऐसी मोहर नहीं लगी रहती कि ये किसकी है। रचना पसंद आती जाती है, लोग पढ़ते जाते हैं। तो बदलाव सकारात्मक है, विविधता बढ़ रही है। ये एक लोकतांत्रिक जो है रुझान है, इससे विकास होता है। जी शुक्रिया सर। समय क्योंकि हमारे पास बहुत कम है, कोई एक प्रश्न हम और ले सकते हैं। आप में से कोई पूछना चाहिए प्रश्न? हेलो सर, मेरा सवाल ये है सर कि हिंदी कहानी की जो समीक्षा तत्व हैं या उसको देख के जैसे लोग मतलब हिंदी कहानी की समीक्षा करते हैं, वैसे में हिंदी दलित कहानियों को कैसे मतलब देखा जाए? जबकि आरोप यह लगता है दलित हिंदी कहानियों पे कि वह मतलब रियलिज्म के ज़्यादा करीब है, यथार्थवादी हैं, उनमें कलावाद की मतलब कलावाद कम है। तो इसको कैसे आप देखते हैं सर? तो ऐसा है, जो संघर्ष के साहित्य आते हैं या आंदोलन के साहित्य आते हैं वो कला पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहते। उनमें एक अलग तरह की ऊर्जा होती है, उसमें जीवन के अनुभव बहुत अधिक होते हैं। कालांतर में लिखते लिखते हर प्रकार की रचना में आपको सौंदर्य मिलेगा, लेकिन उसका प्रकार अलग होगा। जैसे एक बार उपरांत वाल्मीकि कह रहे थे कि भाई जो स्वर का बच्चा है वो वाल्मीकि के घर पलता है तो उसको वो सुंदर लग रहा है, लगाव है। वो गाय नहीं पढ़ रही है तो नहीं है लगाव, और पढ़ रही है तो है। तो ये सौंदर्य जो है
सौंदर्य है, प्रतीक है और आपका ये बिंब है, ये सारी चीज़ें जब आप तलाश करने चलोगे तो इसके प्रकार बदल जाएंगे और सब मिलेगा। रचना बिना सौंदर्य के टिकती नहीं है। तो सौंदर्य तो है, पहचाना नहीं जा रहा वो अलग बात है। रचना में सौंदर्य होगा तब तो वो पड़ी जाएगी, रुकेगी। और अनुभव की जो प्रामाणिकता है उसको तो सारी दुनिया सलाम करती है कि भाई अनुभव की प्रामाणिकता के साथ अगर रचना आ जाए तो उससे पाठक को अपना रास्ता बनाने में आसानी होगी। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और मैं कहना चाहूँगी क्योंकि हम बातचीत के आखिरी सिरे पर हैं और कला का जो लगातार प्रश्न उठाया जाता है, मुझे लगता है घर में आग लगी हो तो मैं कंगन पहनने में और बाल संवारने में नहीं लगूंगी, मैं सबसे पहले घर की आग बुझाने में लगूंगी, चाहे जिस भी हालत में हो। दलित साहित्य भी अपनी पूरी गरिमा के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ लगातार साहित्य और समाज को बेहतर बनाने की दृष्टि में लगातार इसी काम में लगा है। वो शायद सजना भूल रहा है, वो शायद कंगन पहनना भूल जा रहा है। तो कला का वो सवाल जो है, मुझे लगता है कि वो बीमारी भले हो जाए लेकिन उनका पाठक ही उनका सबसे बड़ा जो आप देखिए वर्ग है। और लगातार कितनी भाषाओं में अनुवाद हो रहा है, प्रकाशन स्वयं आपको बता सकते हैं कि किस तरह से दलित साहित्य और शिवराज सिंह बेचैन की किताबें जो हैं वो पाठकों के बीच चर्चित और पढ़ी जा रही हैं, लोकप्रिय हैं। मुझे लगता है कि यही उसकी सफलता का मानक बनेगा। और आग बुझाने वालों में और हाथ उगा देने वाली प्रवृत्तियों में, सकारात्मकता की प्रवृत्तियों में सबसे पहले दलित साहित्य और शिवराज सिंह बेचैन के साहित्य का नाम आता ही रहेगा। सर, क्योंकि बातचीत बहुत कम समय बचा है, बस सवाल इसी सवाल के साथ मैं इस बातचीत को खत्म करना चाहूँगी। अस्थियों के अक्षर आपका इस संग्रह में भी आपका कहानी है और आत्मकथा का हम जानते हैं कि वो अंश है और उस कहानी को पढ़ते हुए लगातार हम मार्मिकता में डूबे रहते हैं। एक अंश, सिर्फ एक लाइन पढ़ना चाहूँगी, समय कम है क्योंकि नई पाठक भी हमारे साथ हैं, जिसमें आप कहते हैं कि पीठ पर हल्दी पुती हुई है माँ के और माँ के देह पर छपे हैं अक्षर और माँ पूरी की पूरी किताब हो गई है। मैं बस पूछना चाहूँगी सर कि इतने सालों बाद, मेरा सवाल ये है कि इतने सालों बाद आज आप यहाँ से खड़े होकर माँ की पीठ पर कौन से अक्षर देख पा रहे हैं, कौन से अक्षर पढ़ पा रहे हैं? असल में व्यक्ति चाहे उम्र के किसी पड़ाव पर पहुंच जाए, माँ तो उससे छूटती नहीं। और चाहे वो अपराधी हो जाए, चाहे वो पुजारी हो जाए, चाहे वो, माँ का संबंध जो है उसका वो इतना गहरा होता है। और उस घटना में आप देख रहे हैं कि मैंने जो रियलाइज किया, मैंने जो महसूस किया कि गुनाह मेरा है और सज़ा माँ को मिली, और वो गुनाह कभी दिमाग से निकला नहीं। यानी मैंने आज तक अपने आप को यही महसूस किया कि मैंने गलती की थी और सज़ा माँ को मिली थी। मैंने बाद में भी ये पाया कि मेरी माँ बहुत कष्ट में रही और उसका कारण मेरी शिक्षा रही। क्योंकि जो हमारे सौतेले पिता थे उनका एक ही कहना था कि ये पढ़े नहीं तो आराम से रह सकता। जैसे मेरा छोटा भाई नहीं पढ़ता था तो उनका प्रिय था रह सकता था, और मेरी समस्या ये थी कि मुझे हर हाल में पढ़ना। तो इसलिए, और फिर मेरी उनको पता नहीं क्या गलतफहमी थी, वो मेरी माँ को बार बार कहते थे कि तेरे तो कलेक्टर है जाओ, तेरे तो कलेक्टर है जाओ। तो वो इस तरह की बात करते रहते थे, तो मेरी माँ को भी भगा देते थे, तो तू जा यहाँ से, कि तू वो कलेक्टर जहाँ पढ़ रहा है उसके पास चले। अब जो विद्यार्थी अपना संघर्ष कर रहा हो, जिससे खुद रोटी का कोई ठिकाना नहीं है कि आज कहाँ रहेगा, कहाँ खाएगा, कहाँ से कपड़े पहने, कहाँ से किताब लाएगा, कोई ठिकाना नहीं है, वो अपनी माँ को कैसे संभालेगा। लेकिन दबाव यही था। और बात तक मेरे छोटे भाई की पत्नी भी ये कहने लगी थी कि भाई माँ तो उनकी भी है, तो उसके साथ रहे। अब मैं स्कूल जा रहा हूँ या कॉलेज जा रहा हूँ तो मैं अपनी माँ को कहाँ से संभालूँ। परिस्थिति ऐसी थी कि अगर मैं माँ को संभालता रहता तो मैं खत्म हो गया। तो अब चाहे से आप स्वार्थ समझिए कि मैं पढ़ाई के लिए भाग गया, माँ जो गांव में मजदूरी करके माँ को पालना था वो मैं नहीं पाल पाया, और मेरी माँ असमय या भूख से ही मर गई। तो अब ये तो इस गम को या इस अपराध को लेके तो मुझे जाना है इस दुनिया से, ये तो इसका तो कोई समाधान है नहीं, लेकिन मैं रियलाइज करता हूँ तो इसलिए लगता है। बहुत
बहुत शुक्रिया सर। समय क्योंकि हमारे पास सीमित था, मैं वाणी प्रकाशन का एक बार फिर से पुनः धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो लेखक और पाठक के बीच में लगातार एक मजबूत पुल बनाता है। इसके लिए बहुत बहुत वाणी प्रकाशन का धन्यवाद। श्रेया सिंह विजयन का धन्यवाद कि उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर किताब पर सार्थक चर्चा करने के लिए। आपने इतना समय दिया हमें और बातचीत में शामिल रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। सभी यहाँ हमारे पाठकों और साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिनकी सक्रिय उपस्थिति ने कार्यक्रम को बेहद सफल बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया।